एक कैबिन क्रू बनने के लिए सब ये सोचते हैं कि अगर मैं बोलना प्रैक्टिस कर लूँ, अगर मैं इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस कर लूँ, ये तो हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता है। कितने सारे लोग हैं, कितने सारी कैंडिडेट्स। अगर आप एक कैबिन क्रू बनने का सपना देख रहे हो और अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए कैबिन क्रू बनने का सपना देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। यस, गल्फेयर इज हायरिंग इन इंडिया, और ये लिस्टिंग जो निकली है वो दिल्ली के लिए निकली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे भरना है और एप्लीकेशन में क्या क्या ज़रूरी है, एलिजिबिलिटी क्या है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आ सकती हैं, क्या क्या राउंड्स हो सकती हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप गल्फेयर कैबिन क्रू के लिए आप प्रिपरेशन कैसे करोगे। मतलब एक मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया दे सकती हूँ कि आप कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, अभी सितंबर तक एंड डेट है, तो मैं सब एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में। तो आपको एक टाइम मिल जाएगा कि आप कैसे प्रिपेयर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मुझे जानते हो तो आप तहे दिल से आपका शुक्रिया मेरे चैनल में आने के लिए। सो चलो गाइस, हम आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि आप एप्लीकेशन कैसे भरोगे, एप्लीकेशन में क्या-क्या है। आपका जो एप्लीकेशन का क्राइटेरिया है उसमें क्या-क्या है, और आपको एक वो भी मिल जाएगा, आइडिया भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो मिनिमम एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस इनको चाहिए वो है मिनिमम हाई स्कूल एजुकेशन। मतलब अगर आप इंडिया में पढ़ाई आपने अगर इंडिया में पढ़ाई की है तो आपको एक 12th पास तो होना मिनिमम है। और अगर आप बाहर कहीं पे पढ़ाई की है तो वहाँ पे जो 12th पास का जो भी सिमिलर या इक्विवेलेंट होता है, जैसे अगर आप सिंगापुर या फिर थाईलैंड में कहीं पे पढ़ाई करते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जैसे 12th पास का इक्विवेलेंट होना ज़रूरी है। इंडिया में उसे 12th पास कहते हैं, मिनिमम हाई स्कूल चाहिए। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन जो होनी है वो एकदम स्ट्रॉन्ग होनी है। आप जब अगर इंटरव्यू में जाओगे, आगे की वीडियो में मैं बात करूँगी इंटरव्यू प्रोसेस का। तो अगर जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पे जो आपको जो इंटरव्यू होगा आपका, तो वो आप बिना फंबल करके आपको देना पड़ेगा। तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है, और इंग्लिश आनी भी, स्पोकन इंग्लिश वैसे क्योंकि इंग्लिश टेस्ट होती है तो इसलिए आपको रिटन और स्पोकन दोनों चाहिए। और एडिशनल लैंग्वेज आर एन एडवांटेज। तो एडिशनल लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज अब उधर लिख देना अगर आपको आती है। जैसे मुझे बंगाली आती थी तो इसमें मुझे क्या एडवांटेज मिलता था, जब भी हम बांग्लादेश, मतलब एडवांटेज तो नहीं, बट उनको वो चाहिए क्योंकि हम इतनी जगह हम जाते हैं तो उनकी लैंग्वेज अगर हम कोई जानता है तो वो एडवांटेज ही मानते हैं। जैसे मुझे आती है बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, मुझे थोड़ी बहुत तमिल भी आती है। तो मुझे ये लोग क्या करते थे, जैसे हम त्रिवेंद्रम या फिर हम जब बैंगलोर फ्लाइट्स करते थे तो मुझे डाला जाता था स्पेशली, क्योंकि मुझे वो लैंग्वेज आती है। जब हम ढाका फ्लाइट्स करते तब भी मुझे डाला जाता था, क्योंकि उनको जो पैसेंजर है तो उनको हैंडल करने में बहुत आसानी होती है। तो ये एक एडवांटेज है। तो प्लीज़, स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, ये मत सोचना कि क्या ही होगा, पर ये स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जो आपकी जो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन है। क्योंकि अगर दो लोग हैं और उसमें से एक को सिर्फ इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, और अगर आपको इंग्लिश के हिंदी के साथ कोई और भी लैंग्वेज आती है इंडिया में, जहाँ-जहाँ गल्फेयर जाती है, याद रखना। जैसे इंडिया में गल्फेयर जाती है, दिल्ली जाती है, त्रिवेंद्रम जाती है, बैंगलोर, चेन्नई, ये सब जगह जाती है। तो आपको अगर इन सब स्टेट्स की अगर आती है ना, सिटीज़ या स्टेट्स की, तो एक एडेड एडवांटेज है। तो ये वाला है। प्रीवियस एक्सपीरियंस इन सर्विस इंडस्ट्री इज़ प्रेफर्ड बट नॉट एसेंशियल। तो अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है इससे पहले का, जैसे कुछ भी हो, आप कहीं पे भी अगर आपने 1 साल, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी काम किया है, तो वो एक एडेड एडवांटेज है अगेन, बट मैंडेटरी नहीं है। वैसे लैंग्वेज भी मैंडेटरी नहीं है, बट एडवांटेज है। तो जैसे मैंने जब गल्फेयर जॉइन किया था वो एज़ अ फ्रेशर ही किया था, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेशर्स नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच विद द एबिलिटी टू स्टे कंपोज इन चैलेंजिंग सिचुएशंस। मेरे पिछले वीडियोज़ में आपने देखे होंगे कि वो लोग जो जीडी करते हैं तो उसमें वो देखते हैं कि आप कितना अग्रेसिवली बिहेव कर रहे हो, आप कैसे जवाब दे रहे हो। तो उनको ये चाहिए कि आप थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशंस जब हो, कुछ भी, जैसे मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि पैसेंजर्स कभी-कभी बहुत रूड होते हैं, पर आपको जवाब नहीं देना है कि उन्होंने कुछ बोला तो आपने भी बोल दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको एकदम काम रहना है, कंपोज़ रहना है, और प्रोफेशनल तरीके से उनको रिप्लाई देना है, उनको जवाब देना है। तो ये उनको चाहिए कि आप थोड़ा काम एंड क्वाइट हो। ऐसा नहीं है कि आप अग्रेसिवली आप बोल लो कि नो आई विल डू दैट, नो यू हैव टू डू दैट, ऐसा नहीं है। वो आपको ये वाला जो पॉइंट है ध्यान से सुनना। ये प्रोफेशनल कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच विद द एबिलिटी टू स्टे कंपोज्ड इन चैलेंजिंग सिचुएशन, ये वाला आपको जीडी में, ये वाला जो पॉइंट है वो जीडी जब होती है तब उसमें देखते हैं कि आप कैसे रिप्लाई दे रहे हो, आप अग्रेसिवली रिप्लाई दे रहे हो या आप सब सुन के रिप्लाई दे रहे हो, आप कामली दे रहे हो। एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स विद द एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली विद डाइवर्स टीम्स एंड सर्व कस्टमर्स फ्रॉम वेरियस कल्चर बैकग्राउंड्स। तो ये तो ऑब्वियसली कैबिन क्रू को टीम वर्क तो आनी ही चाहिए।
अब टीम वर्क का मतलब क्या होता है कि आप सबका सुन के फिर अपना काम करो। आप सिर्फ नहीं कर सकते हो। जो कोई और भी बोल रहा है तो वो भी आपको सुनना पड़ेगा, आपको शांति से सुनना पड़ेगा। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब यही होता है कि आप किसी और से कैसे बात कर रहे हो, एक दूसरे से आपका कम्युनिकेशन कैसे है, आप झगड़ा तो नहीं कर रहे हो, एकदम से आप मतलब गुस्सा तो नहीं हो जा रहे हो छोटी-छोटी बातों पे, ये है। विद एबिली इफेक्टिव तो ये हो गया। विद डाइवर्स टीम्स एंड सर्व जनरली मैं आपको ये बता दूँ, जो गल्फेयर का जो बैकग्राउंड रहता है जनरली आपको ज़्यादातर फिलीपींस मिलेंगे वहाँ पे। बहुत ज़्यादा उधर फिलीपींस का मतलब जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा है, प्यारे होते हैं। कुछ-कुछ जो सीनियर्स होते हैं वो थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखा सकते हैं, बट दैट स्ट्रिक्टनेस इज़ फॉर गुड, ताकि आपको काम करते टाइम या फिर एक एयरलाइन में एक स्ट्रिक्टनेस रखना भी ज़रूरी है, तो आप उस डर में ही आप काम करोगे। तो थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बट वैसे फिलिपींस आपको ज़्यादा मिलेंगी, और बाकी सब बहुत स्वीट होते हैं। नेक्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स में है कि एबिलिटी टू मीट फिजिकल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर द रोल, इंक्लूडिंग सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स। तो ऑब्वियसली एक फिजिकल आपको आपका मेडिकल टेस्ट तो पूरा होता है। मैंने पिछले वीडियो में ही मेडिकल टेस्ट के बारे में, पिछले एक आध वीडियो में मैंने मेडिकल टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो उसमें आपका सारा टेस्ट होता है, ऊपर से नीचे का, बॉडी के अंदर का, बाहर का, सब कुछ टेस्ट होता है। तो वो देख ही लेंगे कि आपका ठीक है कि नहीं है। और खैर हाइट वेट का जो रिक्वायरमेंट है वो इसीलिए होता है क्योंकि आगे आएगा कि हाइट कितनी चाहिए। आगे इसलिए आएगा क्योंकि जो बोइंग एयरक्राफ्ट्स होती है ना, एयरबस थोड़ा-सा नीचे होता है, किसी-किसी एयरक्राफ्ट एयरबस भी ऊपर होता है, काफ़ी सा हाइट होता है, बट जो बोइंग एयरक्राफ्ट्स होती है, जनरली आप लंदन वगैरह बोइंग में ही जाओगे। लंदन हो, दूर-दूर हो तो ज़्यादातर बोइंग ही उनके पास है, क्योंकि एयरबस 350 वगैरह तो तब नहीं था, अभी अभी देखना पड़ेगा। तो वो ना काफ़ी दूर होता है, जो इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होता है। तो वो लेना भी तो पड़ेगा ना इमरजेंसी में, आप पैसेंजर को तो नहीं बोल पाओगे ना कि मुझे वो निकाल के दो, इसीलिए हाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एबिलिटी टू स्विम, अगेन गल्फ एयर में स्विमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला है, अपने आगे की वीडियोज़ में, पीछे की वीडियोज़ में भी कहा है, आप वीडियो ज़रूर देखना। एबिलिटी टू स्विम 50 मीटर्स अनएडेड उनको चाहिए एंड दे आर वेरी, वेरी, वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। एबिलिटी टू मीट ग्रूमिंग एंड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स इन लाइन एंड गल्फेयर्स इमेज एंड सर्विस क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। तो आपको जो भी उनका यूनिफ़ॉर्म है, स्कर्ट है, वन पीस है, ट्राउज़र्स, आपको वो पहनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अनकम्फ़र्टेबल लगे, आपको पहनना ज़रूरी है। ट्राउज़र्स पहनो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ़ स्कर्ट ही पहनना है। आप ट्राउज़र्स पहनो अगर आपको स्कर्ट में प्रॉब्लम है, बट पहनना है। और सर्विस क्वालिटी उनका मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस का जो सर्विस होता है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स होती है, तो आपको सर्विस में बहुत ही अच्छे से परफ़ॉर्म करना रहता है। वो आपको ट्रेनिंग ज़रूर देते हैं, पर वो जो एक प्रिसिशन होती है, जो एक फिनेस होती है, वो आप में आपके अंदर आपको खुद इनकलकेट करना पड़ेगा प्रैक्टिस के साथ, तो वो इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर एप्लीकेशन में ये है कि 1 ईयर रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एग्रीड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। गल्फ एयर में जो कॉन्ट्रैक्ट है तो 1-1 साल का होता है। जनरली 1-1 साल बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है, बट इन केस अगर आपका कुछ 1 साल में, मतलब हर 1 साल में वो रिन्यू करते हैं। मैं हमारे टाइम पे कोविड था तो वो 3 महीने का रिन्यूअल चल रहा था, बहुत स्ट्रेस था यार। व्हाटएवर। तो अगर मान लो 1 साल आपका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो जनरली थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में भी डिपेंड करता है। अगर आपका परफॉर्मेंस या फिर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं हो, तो आपका वो रिन्यू होने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आपको एक मेंटेन करना पड़ेगा, आपका परफॉर्मेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा, और आपका जो एक इमेज है, आप किसी मतलब एकदम से बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका ग्रूमिंग, सब कुछ आप देख के ही चलना, ताकि नेक्स्ट ईयर भी रिन्यू हो जाए। जनरली 80-90% रिन्यू हो जाता है। बहुत अगर कुछ हो गया ना ज़्यादा, एकदम ही कुछ ज़्यादा हो गया, तब वो नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि अब रिन्यू नहीं करेंगे, कर देते हैं। कम्पिटिटिव सैलरी पैकेज, सैलरी के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है, मैं आगे जाके और अच्छे से भी डिस्कस करूँगी एग्ज़ैक्ट क्या-क्या था। एंड एप्लीकेबल अलाउंसेस अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। मैं क्या पढ़ रही हूँ, ठीक है। अलाउंसेस तो वो सैलरी में ही आता है, अलाउंसेस अलग से नहीं देते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस तो जो होता है वो अलग होता है एवरी ईयर, तो एग्जैक्टली इस बार क्या होगा नहीं पता। ट्रैवल बेनिफिट्स अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ट्रैवल बेनिफिट्स तो आपको स्टाफ ट्रैवल मिलेगी जब आप कर लोगे, बट वो सिर्फ गल्फ एयर में मिलेगी, और बाकी इंटरनेशनल मिलेगी। इंडिगो वगैरह में नहीं, मेरे टाइम पे नहीं था इंडिगो वगैरह में, ठीक है। अगर आप ये सब क्राइटेरिया आपने मैच किया है तो आपको कुछ क्वेश्चंस है उसमें, जिन्होंने भरा होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं भरा है उनके लिए है ये वीडियो, कि कुछ कुछ आपको भरना पड़ेगा। क्वेश्चंस के पहले आपको आपका जो कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है आपका रिज्यूमे और सीवी, और आपका चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप एक अच्छे से एकदम फॉर्मल वेयर में, फॉर्मल यूनिफ़ॉर्म में
पर्ल इयररिंग पहन के, इसीलिए मैंने आज पर्ल पहना है ताकि मैं दिखा सकूँ। पर्ल इयररिंग पहन के आपका एकदम हेयर नीटली बन बना के, नीटली अच्छे से बन बना के आप फ़ोटो खिंचवाना। आप कोई भी फ़ोटोज़ मत ऐड करना प्लीज़। कहीं से कहीं का भी फ़ोटो आपने लगा दिया कि पासपोर्ट है, आपने किसी का दूसरे कंट्री का वीज़ा फ़ोटो लगा दिया, वो मत लगाना। अच्छे से फॉर्मल वियर पहन के, ऊपर का ही पहले पहनो सिर्फ़, क्योंकि पासपोर्ट चाहिए। और बन अच्छे से बन बना के, मेकअप वगैरह करके, पर्ल इयररिंग पहन के, अगर आप चाहो तो आप पर्ल का गा गले का पहन सकते हो क्योंकि वो अलाउड है। तो उस हिसा आप वैसे आप एक फ़ोटो डालना। मैं यहाँ पे फ़ोटो अटैच कर दूँगी, मैंने कौन-सा डाला था। अभी काफ़ी पुराना फ़ोटो है मेरा वो, बट एक आइडिया के लिए मैं अटैच कर दूँगी, ठीक है? मीन्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है ताकि आपके एप्लीकेशन को आगे लेके जाएँगे कि नहीं लेके जाएँगे, तो वो छाँटने के लिए मेनली। इज़ योर करंट एज बिटवीन 21 टू 30 इयर्स? तो इनका क्राइटेरिया होता है कि आपका एज जो है वो 21 से, आप इंटरनेशनल कहीं भी जाओ 21 मिनिमम है मिडल ईस्ट में, तो 21 से 30 के वेलफेयर माँगता है 30 के बीच में ही आपका एज होना चाहिए। अगर आपका एज 30 के बीच में है, मतलब अगर आप 96 तक अगर आप बॉर्न है तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, तो आप यस करोगे। आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है या उसके ऊपर है या नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हाइट चेक वहाँ पे करते हैं और आपका आर्म रीच टेस्ट भी होता है, दोनों होते हैं। तो इसीलिए आपका हाइट आप देख लेना। एक आध इंच अगर ऊपर, एक आध सेंटीमीटर ऊपर नीचे है तो आप चले जाना इंटरव्यू के लिए। अगर आप मैंने आप डाल दो यस, आप चले जाना। अगर बहुत ज़्यादा कम है तो जाके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ, आपको स्ट्रेस होगा। देखो, एक और बात मैं अपने वीडियोज़ में बताती हूँ कि इंटरव्यू दिया करो, बट यहाँ पे क्योंकि इसमें फॉर्म में लिखा है कि आपकी हाइट 160 है या नहीं, तो वो अगर आप इधर झूठ बोल के जाओगे, अगर आपका मान लो 155 है, 157 है, अगर आप इधर जा रहे हो, 157 का तो फिर भी ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। अगर 155, 153, 154, 2 ऐसा है तो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे करके आप फॉर्म में झूठ मत बोलो। इसीलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है। तो इंटरव्यू देने जाओ, मैं तभी बोलती हूँ अगर फॉर्म में आपको झूठ ना बोलना पड़े। आप वैसे चले जाओ, वहाँ पे जो होगा देखा जाएगा। पर यहाँ पे पूछ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा वो मत करना। अगर आपका 158, 157.5 या 158 है, तब भी आप येस करके आप चले जाना, ठीक है? शॉर्टलिस्ट हुए तो। उसके बाद है, कैन यू स्विम 50 मीटर्स अनएडेड और नॉट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने स्विमिंग स्टार्ट कर दी है, तो आप येस करो, चले जाओ। नो मत लिखना। अगर आपको स्विमिंग नहीं भी आती है तो इधर नो मत लिखना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, आपके पास बहुत टाइम है। हाइट ऐसी चीज़ है, अब आप कहोगे, अगर कहोगे कि आपने तो पहले बोला कि झूठ मत बोलो, अभी कह रहे हो, क्योंकि हाइट आप बढ़ा नहीं सकते हो, बट स्विमिंग आप कर सकते हो, आप सीख सकते हो। तो अभी फॉर्म भरो, येस डालो, शॉर्टलिस्ट हो जाओ। अगर हो गए तो वो कैंडिडेचर, अगर शॉर्टलिस्ट हो गया तो हो जाओ, चले जाओ, स्विमिंग सीखते रहो, स्टार्ट कर दो, सीखते रहो, तब तक आपका काफ़ी हो जाएगा बेटर। इसीलिए कह रही हूँ येस करो। अगर स्विमिंग नहीं भी आती है तो प्लीज़ येस करो और चलो इंटरव्यू ज़रूर देना। नेक्स्ट इज़, डू यू हैव विजिबल टैटूज़ और स्कार्स? इसमें है कि अगर आपका विजिबल है, मतलब यूनिफ़ॉर्म यहाँ तक होता है, यहाँ तक यूनिफ़ॉर्म होता है, यूनिफ़ॉर्म का जो स्लीव्स होते हैं यहाँ तक होता है, और जो स्कर्ट लेंथ होती है वो मान लो नी तक होती है, जो स्कर्ट वन पीस का होता है नी तक, तो वो आपका बिलो नी, और यहाँ से चेक करते हैं कि स्कार है, यह सब चेक करते हैं, फेस वगैरह में देखते हैं। बहुत ज़्यादा अगर मैसिव कोई स्कार हुआ तो फिर प्रॉब्लम है, तो फिर आप झूठ नहीं बोलोगे। अगर छोटा-मोटा कुछ हुआ तो आप लिख दो नो। और अगर बहुत बड़ा, बहुत सारा बड़ा एकदम टैटू है, एकदम पूरा ऐसा करके कुछ अगर टैटू है, तो आप लिखो येस। अगर आपका छोटा-मोटा कोई टैटू है जो आप कंसील कर सकते हो तो आप लिखो नो। वो देख लेंगे अगर उनको देखना है, ठीक है? और स्कार का भी सेम है। अगर एक आध पिंपल हो रहा है, इधर छोटा-मोटा कुछ है, तो आप चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा अगर ऐसा है कि आप एकदम से इधर ऐसा है या फेस में ऐसा है, तो कोई फ़ायदा नहीं, वो आपको फर्स्ट जाके ही वो आपको ह हटा देंगे। तो इसीलिए कह रही हूँ, जो कंसीलेबल नहीं है, उसका मैं कह रही हूँ बड़ा। छोटा-मोटा तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी था। तो वो थोड़ा बहुत लक का भी मैटर तो कहीं न कहीं होता ही है, बट अगर छोटा-मोटा स्कार है, तो आप चले जाना। अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है कि कंसील भी नहीं हो सकता, तो आई विल से कि आप मत जाओ। नेक्स्ट एक है कि आपको स्किल ऐड करना है। आई थिंक 5 या 6 ऐसा कुछ स्किल ऐड करना है। तो आपके पास अगर कोई भी स्किल हो, अगर आपको अच्छे से स्विमिंग आती है, अगर आपने स्विमिंग में कुछ मेडल या फिर कुछ भी सर्टिफिकेट लिया हो, या फिर आप कहीं पे कॉम्पिटिशन के लिए गए थे, किसी कुछ 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 रिप्रेजेंट किया, तो आप डालो कि मुझे स्विमिंग आती है, ऐसे आती है, इतने लेवल तक आता है, वो डालो। अगर आपको कोई भी बाहर का लैंग्वेज आता है, कहीं कुछ और अच्छा लैंग्वेज आता है, वो डालो। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप स्किल में क्या-क्या डाल सकते हो। अगर आपको मेकअप या ग्रूमिंग या इन सब चीज़ों का आपने कोई कोर्स किया है,
तो वो डालो। मेकअप का कोर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रूमिंग के लिए, वो डाल सकते हो आप सर्टिफिकेट, बट वही डालना जो आपके पास थोड़ा बहुत भी अगर प्रूफ हो तो, क्योंकि स्किल आपका वो वैसे तो नहीं देखेंगे ना, आपका सर्टिफिकेट वगैरह ही देखेंगे। और आप कुछ भी कस्टमर सर्विस में भी आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है तो वो डालो। जैसे क्योंकि मैंने फ्रैंकफिन किया था तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे मतलब वो जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना उसमें किया था, तो मेरे पास सारे सर्टिफिकेट मैंने वो डाले थे। और मेरे और क्या क्या कुछ तो डाला था मैंने, मुझे याद नहीं है। बट हाँ हाँ, मेकअप का तो मैंने ऐसे कोई कोर्स नहीं किया तो इसलिए मैं नहीं डाल पाई थी। पर अगर आपके पास ऐसा कुछ कोर्स वगैरह है ना तो आप ज़रूर डालो। गलफेयर हायर बाहर से, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, सिर्फ फीमेल्स एम्प्लॉयज़ को करती है, मेल को नहीं करती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, मुझे यहाँ पे कहीं मिला नहीं है ऐसा कुछ लिखा है कि ऐसा कुछ लिखा है कि सिर्फ ओनली फॉर फीमेल्स, बट जहाँ तक मुझे पता है ये सिर्फ फीमेल्स के लिए करती है। तो एक बार आप चेक कर लेना, या फिर आप डालने से आपका शॉर्टलिस्ट होता है या नहीं होता, या फिर आप ईमेल कर सकते हो अगर आप किसी भी मेल कैंडिडेट्स को अगर भरना है। जहाँ तक मुझे पता है गलफेयर बाहर से मेल कैंडिडेट्स को नहीं हायर करती है। तो ये हो गया एप्लीकेशन का। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी। क्या है एलिजिबिलिटी? मैंने एप्लीकेशन के अंडर ही वो कवर हो चुका है कि आपको 160 सेंटीमीटर एंड हाइट अबव होना चाहिए। आपको हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, कम्युनिकेशन हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, और अगर कोई एक्स्ट्रा हो तो अच्छी बात है। और यहाँ पे 50 मीटर्स स्विम आना चाहिए आपको। आपका 21 ईयर्स एंड अबव एज होना चाहिए, एंड 30 ईयर्स तक ही होना चाहिए, 30 ईयर्स के ऊपर का नहीं अलाउ नहीं करते हैं। और एलिजिबिलिटी में और एक कुछ तो था, बीएमआई। बीएमआई इज आपका 17 टू 22 ही अलाउड है, सॉरी 18 टू 22 ही अलाउड है, पर 17.5 22.5 तक वो अलाउ कर देते हैं। तो बीएमआई का आप लोग ऐसे देख लेना। और अगर आपको डिटेल्स में चाहिए तो आप मेरे दूसरे एक जो वीडियो है ना गलफेयर का, जो भी इंटरव्यू रिक्वायरमेंट्स वगैरह उसमें है, डाला हुआ है मैंने, और मैं यहाँ पे भी लिख दूंगी कि बीएमआई रेंज का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा। अगर आपके पास बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एकदम आप फ्रेशर हो, तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए? तो सबसे पहली बात आपका सीवी, आपका एक फोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो लेके जाना ज़रूर। और आपका जो भी 12th मार्कशीट, 11th मार्कशीट या जो भी मार्कशीट है वो लेके जाना। और एक जो है ना आपको जो ईमेल आएगा शॉर्टलिस्ट का कि आपका कल इंटरव्यू है ऐसा करके, तो उसका प्रिंट आउट लेके जाना, जो हार्ड कॉपी है वो लेके जाना, क्योंकि वो देखते हैं, वो हमारे टाइम पे वो मांगा था, तो वो लेके जाना आप। एंड ये सब एप्लीकेशन का पार्ट हो गया। अब जल्दी से एप्लीकेशन भर देना, क्योंकि एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 30 सितंबर 2026। अभी ऐसा लग रहा है कि 1 महीना बाकी है, बट ऐसे करके टाइम जाता है, तो इसीलिए जल्दी आज ही वीडियो देख के अभी भर देना, ठीक है? सो इंटरव्यू राउंड्स में अगर आप लोग ये क्वेश्चन मुझसे पूछोगे कि इंटरव्यू राउंड्स क्या-क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, पर फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि इंटरव्यू राउंड्स में आपका एक प्री सिलेक्शन राउंड होता है, जहाँ पे आपको थोड़े बहुत कैंडिडेट्स को उठाते हैं वो लोग। फिर एक मेन सिलेक्शन राउंड होता है जिसमें आपका इंग्लिश टेस्ट होता है, ग्रूमिंग, जीडी, पर्सनल इंटरव्यू और स्विमिंग होता है। तो ये 5 राउंड्स होती है। स्विमिंग एक अगले दिन होता है, मतलब टोटल 3 डेज़ का इंटरव्यू होता है इनका। ये मेरे टाइम पे था, थोड़ा पुराना मैं बोल रही हूँ। इस बार क्या हो रहा है वो तो अभी फ़िलहाल मेरा मुझे आइडिया नहीं है, पर यही होता है। पर मेन डे का तो सेम ही रहेगा। इंग्लिश टेस्ट हो गया, ग्रूमिंग हो गया, और इंग्लिश टेस्ट में सिर्फ़ इंग्लिश नहीं होता, इंग्लिश टेस्ट में लॉजिकल भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। थोड़ा वो अगर हाँ, और मेरा प्लीज़ मेरा डिटेल वीडियो ज़रूर चेक कर लेना इंटरव्यू में जाने से पहले, आपको हेल्प होगी। टेस्ट कि आप क्या-क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इंटरव्यू में। तो जीडी टॉपिक्स अगर मैं कहूँ तो जीडी टॉपिक्स जो करंट टॉपिक्स है, मेरे टाइम पे मुझे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा था जो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे प्रेशर पड़ा था पॉलिटिकल। मुझे ना इतना पॉलिटिकल में ना है नहीं, मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ। तो मुझे थोड़ा-सा पॉलिटिकल का कुछ पूछा था कि अगर आप कुछ बिज़नेस खड़ा करना चाहते हो तो आपका क्या मतलब आपको क्या-क्या परमिशन लेनी है? अगर आपको परमिशन नहीं मिली, तो आप क्या करोगे? इस टाइप का कुछ तो था। तो और आप करंट टॉपिक्स पढ़ के जाना, कुछ जो भी अभी करंटली चल रहा है। जैसे एआई के बारे में ऊपर खूब बहुत चल रहा है कि अगर एआई ने जॉब्स ले ली तो फिर क्या होगा? ये थोड़ा-सा जो एकदम मेन टॉपिक्स है ना आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक्स, जैसे रील ट्रेंडिंग होती है, ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पढ़ के जाना। एआई का ज़रूर पढ़ के जाना। और पर्सनल इंटरव्यू में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये सब कि आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, आपके पास मतलब ऐसा तो बहुत वो नहीं पूछेंगे क्योंकि फ्रेशर्स भी होती है। ये अगर पूछ लिया कि अगर मान लो किसी पैसेंजर को ये खाना पसंद नहीं आया, तो आप क्या करोगे?
तो आप ऐसे तो नहीं बोल सकते हो ना कि आई विल से दैट आई डोंट हैव, यू कैन नॉट टेल लाइक दैट। आपको ये बोलना पड़ेगा कि लेट मी चेक व्हाट कैन आई डू फॉर यू, एंड आप क्रू कार्ड से निकाल के दे सकते हो। आप उनको फ्रूट्स ऑफर कर सकते हो, अगर फ्रूट्स ऑन बोर्ड फ्रूट्स है, आप उनको और भी कुछ ऑफर कर सकते हो। तो ऐसा कुछ आपको थोड़ा बहुत ऐसा करके बोलना पड़ेगा। और क्वेश्चंस में ऐसा कोई क्वेश्चन का राउंड होता ही नहीं है ना गर्ल फेयर में, वही होता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है गर्ल फेयर में। फिर पर्सनल इंटरव्यू में ये भी पूछते हैं कि आप कब आप जॉइन करने के लिए, मतलब अगर आपको जॉइन करना है तो आप कितनी जल्दी जॉइन कर सकते हो। अगर आप कोई भी, अगर आप में से कोई नोटिस पीरियड में है तो कितनी जल्दी वो छोड़ सकता है, कितनी जल्दी आप आ सकते हो बहरीन में, क्या आप अल्कोहल वगैरह सर्व करना चाहते हो ड्यूरिंग रमज़ान एंड ऑल। आप वही पूछते हैं, ये सब पूछते हैं कि हाउ सून यू वांट टू यू कैन जॉइन। और ये भी पूछते हैं कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, वेयर डू यू सी आफ्टर 5 इयर्स। तो आप कह सकते हो कि मैं देखती हूँ कि मैं सीनियर पोजीशन में हूँ, मैं अपने आप को डेवलप करना चाहती हूँ, मैं अपना पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहती हूँ। एकदम से जंप मत करना कि मुझे मैनेजर ही बनना है। अगर आप में वो खूबी होगी तो आप मैनेजर वैसे ही बन जाओगे। तो थोड़ा बहुत उसको एलाबोरेट करना पहले कि आई सी माई सेल्फ ग्रोइंग एंड learning new things, new and meeting with new people, I can learn, I can explore myself, ऐसा करके कुछ बोल के उसके बाद बोलना है कि I see myself as a manager or something, ठीक है। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट जो है वो है कि सिलेक्शन के लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो जो फ्रेशर है, जो जिन्होंने पहले इंटरव्यू दे रखा है किसी भी एयरलाइन में, उनका थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। पर जो एकदम फ्रेशर्स है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं उनको उनके लिए ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे ही आपने फॉर्म वगैरह भर दिया, आप सबसे पहले तो स्विमिंग स्टार्ट करो। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, फिर भी स्टार्ट करो, क्योंकि लगातार करोगे तो आपका जो ब्रेथ कंट्रोल है वो अच्छा होगा। उसके बाद आप थोड़ा बहुत प्रिपरेशन लेना स्टार्ट करो। आप इंट्रोडक्शन तैयार करो 2 तरीके का, एक जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस नहीं बोलोगे, एक है जिसमें आप सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बोलोगे। ऐसे करके दो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो। कैबिन क्रू के क्वेश्चंस ऐसे करके एक लिस्ट निकालो, कैबिन क्रू क्वेश्चंस। आप अगर चाहते हो तो एक कमेंट करना कि क्या-क्या क्वेश्चंस वैसे होती है इन जनरल, मैं गर्ल फेयर की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल क्या-क्या कैबिन कैबिन क्रू क्वेश्चंस हो सकती है। तो कमेंट डाउन प्लीज़, मैं लिख दूँगी या फिर वीडियो बनाऊँगी, जो भी होगा। अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है, अगर आपकी वेट ज़्यादा है, कम है, तो वो वाला वो सब करना स्टार्ट करो ताकि आपका बीएमआई एक रेंज में है। अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है तो आप थोड़ा-सा डाइट करो, एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट करो। अगर आपका बीएमआई कम है तो आप थोड़ा ज़्यादा खाना स्टार्ट करो ताकि एटलीस्ट उस टाइम के लिए आपका बीएमआई सही लगे। मेडिकल टेस्ट होना है, उसमें हीमोग्लोबिन चेक होगा, प्रेशर चेक होगा, सब कुछ चेक होता है, लंग चेक होता है। तो मैंने पहले भी बोला है, प्लीज़ थोड़ा अनार अगर हीमोग्लोबिन कम है तो अनार वगैरह का जूस वगैरह पीना स्टार्ट करो, अनार खाओ, कुछ भी करो, हीमोग्लोबिन बढ़ाओ एटलीस्ट उस दिन के लिए। प्रेशर पे काम करो, अगर आपका प्रेशर ज़्यादा है तो नमक मत खाओ, नमक में थोड़ा कमी करो। ऐसे करके प्रिपरेशन देखो। देखो, बोलने का प्रिपरेशन वगैरह तो होता रहता है, बट ये सब चीज़ें ना किसी को पता नहीं होती है। मतलब एक कैबिन क्रू बनने के लिए सब ये सोचते हैं कि अगर मैं बोलना प्रैक्टिस कर लूँ, अगर मैं इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस कर लूँ, ये तो हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता है। कितने सारे लोग हैं, कितने सारी कैंडिडेट्स ऐसे हैं, जिन्होंने इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा दिया क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस बोला, उन्होंने इंटरव्यू इंग्लिश टेस्ट अच्छा दिया, उनका ग्रूमिंग भी अच्छा है, बट कहीं न कहीं वो स्विमिंग में निकल जाता है, या तो वो मेडिकल्स में निकल जाता है। इसीलिए कह रही हूँ, वो सब तो होता रहेगा, वो तो आपको भी पता है, आपने इतने सारे वीडियोज़ पर हर वीडियो में कोई ये नहीं कहेगा कि आपको ये सब भी देखना है। तो इसीलिए कह रही हूँ, अगर आपका तो ये हो गया। अगर आप स्मोक करते हो तो थोड़ा स्मोकिंग पे भी ध्यान देना क्योंकि लंग्स टेस्ट होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो से फिर से कह रही हूँ, पिछले वीडियो में कहा है कि स्मोकिंग हुआ, अगर जो लोग स्मोकिंग कर रहे थे उनके लंग्स में कुछ दिखा था तो उनको फिर से एमआरआई करना पड़ा था खुद के पैसे में, और उसमें से एक निकल चुका था क्योंकि उनका मेडिकल पास नहीं हुआ था। तो इन सब चीज़ों में भी ध्यान दो इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ-साथ। सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपकी बॉडी के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी ज़रूर आगे के इंटरव्यू के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, मैं लाइव भी आने की कोशिश करूँगी, मैंने प्लान किया है आपको आपके क्वेश्चंस के लिए। और अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।